Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, कंप्लीट ज्योमेट्री हमारी चल रही है। आज हमारा पार्ट 17वां है और आज कुछ और भी है। ज़रा आप मुझे बता दें आज क्या है। आज आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। लाइव टेस्ट कहाँ पर होता है? वो लाइव टेस्ट आपका वाईफाई स्टडी ऐप पर होता है। आज वो आपका होगा शाम को 5 बजे से वाईफाई स्टडी ऐप पर और वेब पर, ठीक है। अब आप ऐप पर भी दे सकते हैं, अगर आप ऐप पर नहीं दे पा रहे हैं तो या फिर आप वेब पर भी दे सकते हैं। वेब मतलब वेबसाइट पर भी दे सकते हैं, ठीक है। शाम को 5 बजे होगा लाइव टेस्ट, है ना। उसका सॉल्यूशन हम कल कराएंगे सुबह, है ना, 11 बजे, जैसा कि हम हमेशा से कराते आए हैं, है ना। तो साथ के साथ आपको बड़ी टेंशन हो रही है, सर इतने दिनों से ज्योमेट्री चल रहा है, अब ये बीच में छोड़ नहीं सकते, इसको ध्यान रखना। तो ये ज्योमेट्री एंड होगा तब तक मैं इसको कराता रहूँगा। दूसरी बात, आपके मन में ये विचार भी होगा, सर हमें मिक्स क्वेश्चन करने हैं। तो मिक्स क्वेश्चन के लिए मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बता दिया है आपको कि डेली 3:30 बजे मेरी क्लास होती है वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर, है ना। वहाँ पर आप आ सकते हैं। अब पढ़ने वाले के लिए बहाना नहीं चाहिए, अब यहीं पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ ना, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप दे दीजिएगा। और ये टेस्ट शाम को 5 बजे से, शाम को 5 बजे से चलेगा और कल सुबह 8 बजे तक, है ना। कल सुबह 8 बजे तक चलेगा, ठीक है। सुबह 8 बजे तक चलेगा, शाम को 5 बजे से, ठीक है। तो पीएम कर दिया है, हाँ पूरा करवाएंगे, चिंता क्यों करें, है ना। एंड कहाँ कर दिया? मैंने बोला है कि ज्योमेट्री एंड नहीं होगा तब तक मैं इसको कराता रहूँगा। अगर आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं तो 3:30 बजे आ जाना, ठीक है ना। चलिए, और आगे आपके मैं बात करूं तो आगे लगातार कोर्स भी आ रहे हैं। आप अनअकैडमी पे टॉपिक वाइज बूस्टर ज्वाइन कर सकते हैं। 7 तारीख से रीजनिंग का आ रहा है, फिर मेरा आ रहा है टॉपिक वाइज अर्थमेटिक, आपको मैं पढ़ाने वाला हूं इसमें, ठीक है ना। टॉपिक वाइज आपको अर्थमेटिक पढ़ाने वाला हूं, इसमें टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आपको कोड लगाना है वाईफाई एनटीपीसी, आप उस बूस्टर को ज्वाइन कर पाएंगे। जो हमारा चल रहा है उसको भी और जो आने वाला है उसको भी एक ही कोड के माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप आगे तैयारी कर सके और अपनी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे बात करूं आपसे तो ये मेरी एसएससी सीजीएल का सुपर सीरीज चल रही है 3:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर। आप ये जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। आप ये जरूर, कैसे मिलेगा? टेस्ट कैसे मिलता है किसी ऐप में भाई, उसी तरीके से मिलेगा। तो ये बूस्टर आ ही रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका डाउट था कल, बहुत सारे बच्चों के नीचे कमेंट आए थे कल वाली क्लास में, ये क्या है। देखो दोस्तों, सिंपल एक लॉजिक बताता हूं आपको, कभी भी आप चीजों में उलझो मत, है ना, उलझो मत। लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं लेकर आ गया उसको। अब इसको कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चों का इसका आंसर CND नहीं होगा, इसका आंसर 120 होगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। क्योंकि कल मैंने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया था। वो चीज क्या थी? कल एक प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि आप हीरोज के फॉर्मूला लगाओ, हीरोज फॉर्मूला लगाओ और
माध्यिका से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। अब आप कह रहे थे कि सर माध्यिका कहां से आ गई, तो एक माध्यिका आपके 20.5 है, एक माध्यिका आपकी 9 है। अब एक प्रॉपर्टी, एक स्टूडेंट है देवेंद्र गुप्ता है, जाने क्या है, उन्होंने ये कहा कि सर माध्यिका परपेंडिकुलर होती है। उनका भी कहना बिल्कुल सही है। अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से हम उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हीरोज के फॉर्मूला में ये जो एस निकाला था ना मैंने, अब आपके सामने यही तो प्रश्न था कि सर आपने 20.5 और 9 ही क्यों माना, यानी कि आपने दो माध्यिकाएं यही वाली क्यों मानी। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आया मेरे पास, 25 आया, जो कि मेरी भुजाओं से क्या है, बड़ा है। लेकिन जब मैं अगर 9 और 20.5 मानता हूं और बटे 2 करता हूं, तो जो मेरा एस आता है वो मेरी माध्यिकाओं से कम आता है। इसका मतलब यही था कि यहां नेगेटिव आएगा एरिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हीरोज के फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन हो जाता। आंसर हमारा 120 आ गया था कल भी, तो हमने उसको पूरा निकाला था कि 4/3 कर देना आप लोग। ये बोला था ना मैंने, 4/3 करने के लिए बोला था, आप कर सकते थे और इसका आंसर आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, हीरोज के फॉर्मूले से। दूसरा तरीका जो देवेंद्र और भी स्टूडेंट ने डिस्कस किया कल कमेंट में, उस तरीके को भी मैं बता देता हूं, वो भी तरीका अच्छा है, ठीक है। वो भी तरीका अच्छा है, उस तरीके को भी आप समझ लीजिए। वो तरीका क्या है जरा देखना। वो तरीका इस प्रकार है, उन्होंने ये कहा कि अगर सर आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, तो अगर एक माध्यिका यहां पे ए बी सी है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो एक माध्यिका यहां पर क्या होगी, परपेंडिकुलर रहेगी, और ये वाली माध्यिका तो अपने जा ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड माध्यिका को कितने अनुपात में काटता है, क्या अनुपात में काटता है, सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 में काटता है। यहां पर आपका ये अगर डी है, तो आपको बोला गया है कि एक माध्यिका की लंबाई आपकी 9 है, 9। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 रेशो बराबर आपका 9 है, तो 1 रेशो बराबर आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ये आपकी क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। ये आपकी क्या निकल कर आ गई, 3 सेंटीमीटर निकल कर आ गई, ठीक है। और आगे मैं आपसे कहूं कि ये वाली 20.5 है, ये वाली माध्यिका 20.5 है, तो 20.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 41/2, यानी कि 3 रेशो बराबर आपका 41/2 है, 1 रेशो बराबर आपका 41/6 हो जाएगा, और 2 रेशो बराबर, क्यों, क्योंकि मुझे ये निकालना है बीजी। तो बीजी कितना आ जाएगा, 41/3। ट्रिपलेट दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिपलेट मुझे दिख रहा है। और मुझे चाहिए क्या, मुझे यही तो चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं, यही तो चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये माध्यिका है, अगर ये माध्यिका है, तो ये वाला त्रिभुज इस 6 भागों में बांटेगा। ये वही त्रिभुज तो है जो 6 भागों में बांटा जाता था। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में माध्यिका परपेंडिकुलर होती है, ये प्रॉपर्टी है बस। इसके बारे में नहीं पता था तो आप उस हीरो के फॉर्मूले से कर सकते थे। अगर पता है तो देखो ट्रिपलेट बन रहा है, जैसे कि सर याद है आपको 9, 40, 41 लिखाया था, किसी को याद आया, ये ट्रिपलेट लिखाया था मैंने। अगर इसमें मैं /3 कर दूं तो 3, 40/3 और 41/3 आ जाएंगी 3 साइड। तो 90 डिग्री के सामने तो 41/3 है, ये 3 है, तो ये BD कितना आ जाएगा, 40/3। तो क्या आप इस वाले त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज BGD का एरिया निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इस वाले त्रिभुज का अगर 20 है, तो तीनों माध्यिकाएं इस त्रिभुज को कितने भागों में बांटती हैं, 6 भागों में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो डी विल बी योर राइट आंसर। दोनों तरीके से सही था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई किसी तरीके से अलग हो और किसी तरीके से अलग हो। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर हो गया। और आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं ये सारी चीजें, और अच्छे से आपको समझाने वाला हूं मैं, ठीक है। समझ में आ गई चीज, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या, अब आगे आपके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही प्यारा है। अगली थ्योरम नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं पहले क्रॉस लैडर थ्योरम, ठीक है, क्रॉस लैडर थ्योरम।
ठीक है सर, इसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता इसमें। दो पोल हैं, मान लीजिए एक तरीके से ऐसे हैं, समझ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद आपसे क्या बोला गया है कि यहां पर इसको आप बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, इसको बोल रहे हैं एक्स, और ये पॉइंट आपका कहां जाकर मिल रहा है? इस दूसरे वाले के शीर्ष, इस पर बॉटम में, ठीक है, दूसरे वाले के बॉटम में, ठीक है। 6 तो होते हैं, गोविंद कुमार बताया तो था, है ना? आ गया समझ? हाँ, तो कल क्यों गुमराह कर रहे थे अमित? गुमराह कहाँ कर रहे थे अमित? मैंने तो सही निकाला था, है ना भाई? वो तो सही था, हीरोज का फॉर्मूला भी तो लगता है। बस हाँ, ये बात जरूर हो गई थी अमित, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि यहां जो मैंने एस निकाला था ना, एस, वो एस तो 25 आ रहा था जब मैंने 20.5, 20.5, 20 और ये 9 लिया था। तो यहां मेरा एस कितना निकल कर आया? 25 निकल कर आया, ठीक है। ये तो सही है, तीनों भुजाओं से बड़ा है, लेकिन अगर मैं दूसरा कॉम्बिनेशन लेता ना 9, 9 और 20.5, तो वो नेगेटिव जा रहा था, इस वजह से उसे नहीं लेंगे, इसे लेंगे, तो इससे भी मेरा आंसर आ रहा था। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? चलिएगा, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है ना अमित? अब तो नहीं होना आप बुमराह, जसप्रीत। चलो तो आगे चलते हैं, ये हो गया। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस तरीके से ये आपकी मैंने बोल दी y है, ठीक है, ये आपकी मैंने बोल दी x है, और ये आपकी मैंने बोल दी y है। हाँ, या तुम इतना बड़ा हिंदी क्यों लिखते हो? तुम आराम से पढ़ाई करो ना, ठीक है। चलिए, तो ये आपका y है, ये आपका x है ना? और यहां जो एक कट मिल रहा है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये z है, ये परपेंडिकुलर भी है और z भी है। अब आपसे क्या बोला गया है कि भाई क्रॉस लैडर थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ हाँ, क्रॉस लैडर थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या होती है? पढ़ाई करो यार, पढ़ाई कर लो प्लीज, है ना? क्रॉस लैडर की थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं इसको बोल देता हूँ ए बी, इसको मैं बोल देता हूँ ई एफ, और इसको मैं बोल देता हूँ सी डी, तो ये तीनों आपस में क्या है? समांतर है। ध्यान रखना, ए बी, ई एफ और सी डी तीनों आपस में क्या है? समांतर है। अगर ये तीनों आपस में समांतर हैं, इस तरह से सी डी का जो टॉप है वो आपके ए बी के नीचे बॉटम बी पर मिल रहा हो, और ए बी का टॉप इस तरीके से क्रॉस लैडर बन रहा है, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी काम करती है, जो प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको जेड निकालना हो, 1/z बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, काम की चीज़ है, ठीक है। 1/z, यानी कि अगर इसकी लेंथ आपको निकालनी हो तो वो किसके बराबर होगी? 1/x प्लस 1/y के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर इसका प्रूव कैसे करेंगे? देखो, प्रूव आपको आता है क्योंकि आप अब समझदार हो चुके हो। अगर मैं आपसे बोल देता हूं ये आपका a है और ये आपका b है, और अगर आपको इसका प्रूव करना ही है तो मेरे साथ में एक एक चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो आती है मैं बस समझा ही रहा हूं, आपको आता है, ज्यादा बताने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? समझ में आया? अब मैंने आपका एक ट्राइंगल देखा, ट्राइंगल ए बी डी, जरा ट्राइंगल देखिएगा, ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा है? ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा है क्या आपको? जल्दी से मुझे बताओ, आपको क्या ट्राइंगल दिख रहा है? ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला। तो इस वाले ट्राइंगल में क्या मैं ये कह सकता हूं, दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो कौन सी थ्योरम लगेगी? बता दो यार फटाफट से। तो क्या आप ये कह सकते हो, अरे सर इस वाले ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, यानी कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं छोटे वाले त्रिभुज का अगर जेड लेता हूं, छोटे वाले त्रिभुज का जेड लेता हूं तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा? x, और अगर मैं छोटे वाले त्रिभुज की b लेता हूं तो बड़े वाले की कितनी हो जाएगी? a प्लस b। कोई समस्या? कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं संगत भुजाओं का अनुपात इसके बराबर हो जाएगा अगर मैं b, और बड़ा वाला कितना है? a प्लस b रख दिया, कोई इशू नहीं है यहां तक, ठीक है। यहां से आपके सामने मैं अगर बात करूं तो ये निकल कर आ गया। अब मैं एक और त्रिभुज बन रहा है मेरा, आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल बी डी सी, देखो है ना, बी डी सी। इस वाले ट्राइंगल में भी वही चीज लगा सकता हूं,
इस वाले ट्राइंगल में भी मैं वही चीज लगा सकता हूं। वो चीज क्या है जरा देख सकते हैं आप लोग कि अगर मैं छोटा ट्राइंगल लेता हूं जेड अपॉन ये कितना हो जाएगा y बराबर जेड अपॉन वाई बराबर ये a है और ये a प्लस बी है, ये a अपॉन a प्लस बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बाउंस क्यों कर रहा है पता ही नहीं तुम्हें, ये तो बेसिक है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये आपका a अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। ठीक है ना, सॉरी b आएगा ना, b कौन सा ट्राइंगल लिया है मैंने, इसमें b आया तो उसमें a आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। डिटेल प्लीज, अरे डिटेल ही तो बता रहा हूं भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, कि दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहां पर। अब आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है ये देखना बहुत जरूरी है। तो यहां से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं यहां से निकालता हूं भैया, जेड की वैल्यू निकाल के पुट कर दो उसमें, या फिर आप एक्स अपॉन जेड की वैल्यू निकाल लो, या फिर बी अपॉन ए की निकाल लो। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो ये कितना हो गया, एक्स अपॉन जेड तो ए प्लस बी अपॉन बी। तो यहां से देखो क्या निकल कर आ रहा है, यहां से एक चीज निकल कर आ रही है जो कि मैं देख सकता हूं, आप भी देख सकते हैं कि अगर मैं a अपॉन बी प्लस 1 लिख सकता हूं इसको, और यहां से भी मैं सेम चीज करना चाहूं तो कर सकता हूं कि y अपॉन जेड बराबर 1 प्लस बी अपॉन ए। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों? अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये तरीका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं यहां से इसको सॉल्व करके इनको बराबर कर सकता हूं a अपॉन बी को? जी बिल्कुल, b अपॉन ए प्लस बी होगा ना। किस में कह रहे हो b अपॉन ए प्लस बी होगा? क्यों होगा? जब मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है तो इसमें छोटू वाला ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला, तो इसकी छोटी भुजा a है और इसकी बड़ी भुजा a प्लस बी है। इसमें ये वाले ट्राइंगल में ये छोटी भुजा b है और इसकी बड़ी भुजा a प्लस बी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, और यहां पर ये आपको बराबर करोगे तो देखना बराबर करना पड़ेगा, है ना। बराबर करके बता दूं आपको, अगर कोई दिक्कत ना हो तो ये और ये, यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। कोई भी वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं तो b अपॉन ए कितना हो जाएगा, y b अपॉन ए हो जाएगा y माइनस जेड अपॉन v अपॉन a, और a अपॉन b करता हूं तो कितना हो जाएगा, a अपॉन b बराबर जेड अपॉन y माइनस जेड। बस बराबर कर दो, इसके कर सकते हो। जेड अपॉन y माइनस जेड लिख रहा हूं मैं, जेड अपॉन y माइनस जेड, ये a अपॉन बी की वैल्यू है, a अपॉन बी की। यहां प्लस 1 करता हूं, यहां प्लस 1 करता हूं, बराबर किसके बराबर है ये x बाई जेड के बराबर है। अब इसको सॉल्व करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने अपने आप चीजें निकल कर आ जाएंगी। तो यहां से आप देख रहे हो जेड अपॉन वाई माइनस जेड बराबर एक्स माइनस जेड अपॉन जेड। तो जेड स्क्वायर बराबर, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है, एक्स वाई माइनस वाई जेड, और माइनस जेड का करूंगा तो माइनस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया। बस हो गया काम। अब क्या करना है, ये हो तो गया। अब जब इधर इसको, इस माइनस माइनस वालों को इधर ले आओगे और जेड कॉमन ले लोगे तो y प्लस एक्स बराबर एक्स वाई। तो z बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, और अगर इसको 1 अपॉन जेड बनाना चाहते हो तो इसको ऐसा करो, वही उसी फॉर्म में बना दूं, तो इसको 1 अपॉन जेड ले आओ तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई बराबर 1 अपॉन जेड। अब जब देखोगे तो ये हो रहा है आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन जेड। समझ में आ गया? तो ये इसका प्रूव है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। 12:30 बजे वाली क्लास नहीं ले रहे हो? अब क्यों नहीं ले रहे हो पूजा? आप नहीं ले रहे हो, ये बोलो ना कि 12:30 बजे वाली क्लास मैं नहीं ले रही हूं सर, ऐसे बोलो। क्यों? क्योंकि मैं तो डेली ले रहा हूं, मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शानदार पढ़ा रहा हूं वहां पर, लेकिन आप नहीं आते हो। तो वो वाली बात कर रहे हो, कबूतर ने आंख बंद कर ली, सोचा बिल्ली मुझे नहीं खाएगी। तो आप क्यों आंखें बंद कर रहे हो? ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये सारा प्रूफ हो गया। अब आगे क्या पढ़ाने वाले हैं सर आप हमें? आगे जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मास
पॉइंट थ्योरम बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बहुत इंटरेस्टिंग। और लाइक करते रहा करो यार, आप मजा आता रहता है क्लास में अगर आप आनंद पूर्वक लाइक करते रहते हैं तो। ठीक है, ठीक है ना। मास पॉइंट थ्योरम पढ़ाएंगे भाई। मास पॉइंट थ्योरम क्या होता है जरा समझने की कोशिश करना, और अगर समझ में आ गया तो शानदार शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा और आप उनका उत्तर भी देंगे, मुझे बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो हर एक चीज क्लियर करूंगा। क्वेश्चन भी लाया हूं मास पॉइंट ज्योमेट्री के, जो आज आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, मास पॉइंट ज्योमेट्री क्या होती है कि अगर मैं, एक लाइन है, कोई भी लाइन मान सकते हैं, आप मुझे बताओ यहां पर मैंने कितने किलो का वजन लटका लिया? 3 किलो का। यहां पर भी मैंने 3 किलो का वजन लटका लिया, तो मेरा ये सेंटर ऑफ मास किधर होगा? बीचों बीच होगा, यानी कि तराजू बैलेंस है। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे सेंटर ऑफ मास की, तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास होगा। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं सर, अगर आपने बराबर बराबर वजन लटकाया है तराजू पे, तो डंडी, पता है आपको, जब तराजू तोलते हैं ना अपन लोग, तो वो डंडी सबसे मैटर करती है, सारा काम वो डंडी ही बैलेंसिंग का काम करती है। ठीक है, वो डंडी ही बैलेंसिंग का काम करती है। अब यहां जो आप L1 ले रहे हो, तो ये निश्चित तौर पर आपकी जो लेंथ होगी वो L2 के बराबर होगी, निश्चित तौर पर बराबर होगी, आप देख सकते हैं। तो यहां पर ये क्या हुआ, L1 बराबर L2 हुआ, इसलिए क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? बैलेंस्ड कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी कौन सी कंडीशन है? बैलेंस्ड कंडीशन है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सेंटर ऑफ मास में वजन कितना होगा? सेंटर ऑफ मास इन दोनों वजनों का वजन रखता है हमेशा, यानी कि 3 + 3 kg, यानी कि सेंटर ऑफ मास कितना रखेगा? 6 kg वजन रखेगा, टोटल वजन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई? ठीक है ना। हाँ, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि भाई सेंटर ऑफ मास क्या रखेगा? बिल्कुल बीचों बीच वजन रखेगा। अब अगर इसकी नेक्स्ट आपको मैं चीज डिस्कस करना चाहूं कि भाई अगर इस तरीके से आपके सामने एक रॉड है और इस पर मैंने वजन लटका दिया, कितना? इस पर मैं वजन लटका देता हूं 6 किलोग्राम का, इस पर मैं वजन लटका देता हूं 6 किलोग्राम का, और इस पर मैं वजन लटका रहा हूं 18 किलोग्राम का। तो आप लोग मुझे बताओ, ये तराजू किधर की तरफ झुकेगा? तराजू किधर की तरफ झुक जाएगा? ऐसे। तो जब जिस तरफ वजन ज्यादा होता है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बोला सर आपने, यानी कि थोड़ा इसकी तरफ ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास, यहां होगा ना सेंटर ऑफ मास यहां। क्यों? क्योंकि भाई उधर की तरफ वजन ज्यादा है सर, यूं झुकेगा तो सेंटर ऑफ मास खिसक के इधर आ जाएगा, ऐसे इधर की तरफ। तो सेंटर ऑफ मास अगर इधर की तरफ खिसक कर आ गया आप लोगों का, तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि वजन तो पूरा कितना है? 24 है इस सेंटर ऑफ मास पे। लेकिन बैलेंसिंग अगर मुझे करनी हो तो मैं कैसे करूंगा भाई बैलेंसिंग? तो मैंने यहां क्या ले लिया, एक L1 लेंथ ले ली और मैंने यहां ले ली एक L2 लेंथ। यानी कि अगर मुझे इसके सेंटर ऑफ मास से, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, जहां पर इनका टोटल वजन काउंट हो रहा है, उसके बीच में अगर रेशो निकालने हो लेंथ के, तो हम क्या करेंगे? 6 × L1 बराबर 18 × L2 बराबर करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। तो L1 बराबर L2 रेशो कितना आ जाएगा? 3:1। यानी कि आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो ये अनुपात आएगा वो 3:1 आएगा। और 3:1 अगर आ गया, ठीक है, 3:1 अगर आ गया, तो क्या आप ये देख सकते हैं 6 × 18 और 18 × 18, तो बैलेंस हो गया मामला, बैलेंस हो गया ना भाई? समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है भाई? सबको बैलेंस दिख रहा है यहां पर? तो इस तरह से आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री के बारे में समझना है। यानी कि अगर मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं एक तरीके से, कि अगर ये लेंथ है मेरे सामने, ये मैंने एक लेंथ दे दी और इसकी तरफ मैंने वजन लटका दिया कितना? 21 किलोग्राम। ठीक है, और इधर की तरफ मैंने वजन लटका दिया 18 किलोग्राम। तो मुझे आप बताइए कि अगर ये इनका सेंटर ऑफ मास है, इधर की तरफ हो जाएगा, अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो लेंथ का रेशो कितना होगा? ये लेंथ का रेशो कितना होगा बताओ? ये लेंथ का रेशो कितना होगा? भूषण डिटेल पढ़ाओ, डिटेल ही तो है भाई, ये बार क्या करूँगा हैं? इसको खोल के पढ़ाऊँ क्या? डंडे को हाथ में लेके, वजन को हाथ में लेके, ऐसे वजन लटका के?
रुको, आ जाते हो हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे बढ़िया सा एक, है ना, तब समझ में आएगा आपके। तो आपने निकाल लिया भैया, सर बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर क्या होगा, L1 अगर L2 का रेशो निकालना है तो हम ये कह सकते हैं 21 इंटू L1 बराबर होगा 18 इंटू L2। अब ये बार बार नहीं करना है, बात समझ में आ रही है क्या? ये बार बार ये करके देखना नहीं है कि भाई ये लगाने बैठ जाओगे, क्योंकि लगाने बैठ गए तो फिर वैसे ही निकल जाएगा पेपर, है ना। तो 6:7 आया। आपको क्या करना है सर, आपको ये करना है, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि अगर आपका यहां पर 2 किलोग्राम वजन है और यहां पर आपका 3 किलोग्राम वजन है और ये आपका क्या है, कोई पॉइंट है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि यहां जो है ना उसका रेशो ये हो जाएगा और यहां जो है उसका रेशो ये हो जाएगा। बस यहां जो है उसका रेशो ये हो जाएगा, यहां जो है उसका रेशो ये हो जाएगा। सर क्या विपरीत भी सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है। विपरीत कैसे सत्य है सर? अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि यहां पर 4:5 है, क्या है, किसी भुजा का रेशो 4:5 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां 5 रेशो होगा, मतलब 5 किलोग्राम होगा, यहां 4 किलोग्राम होगा। बैलेंसिंग हो रही है क्या? 5 चौके 20 और 5 चौके 20 बैलेंसिंग होनी चाहिए। और यहां कितना हो जाएगा फिर? 9। यहां बीच में 9 हो जाएगा क्योंकि बीच में सेंटर ऑफ मास है ना, ठीक है, बीच में क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, रेशो बदल जाते हैं और ये बीच में सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करना होता है। बाकी सारा काम अपने आप कर लेते हैं क्वेश्चन वाले, ठीक है। हाँ, तो अब क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं एक एक बेसिक से, है ना, एक एक चीज को समझाने की पूरी कोशिश करता हूं और आप समझ भी जाओगे, इतना मुझे आशा है। इतने भी ढपोल नहीं हो तुम। चलो अब मैं इसको बोल देता हूं A, इसको मैं बोल देता हूं B, इसको मैं बोल देता हूं C। मैंने आपको कहा कि मुझे गिवन है, मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है सर, मुझे BD रेशो CD दे रखा है 1:3, मुझे AE रेशो EC दे रखा है 3:5। यानी कि ये कैसे कैसे बन रहा होगा सर, इसका मतलब एक लाइन यहाँ पर आपने डाली होगी, मैंने कहा ठीक है भैया, और एक लाइन मैंने यहाँ डाल दी BE, ठीक है, मैंने यहाँ रेशो दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको फाइंड करना है AO और OD का रेशो और BO और OE का रेशो, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो करके बताओ, ठीक है, चलो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ? अरे मुझे नहीं पता क्या है ढपोर, हमने बोल दिया बस, जबान आ जाती है मुंह पे, है ना। चलिए तो कैसे करोगे भाई, ये चीज मुझे दे रखी है, अब मैं आराम से समझाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। BD और CD कहाँ है? ये रहा 1:3, ठीक है सर, 1:3 है, ठीक है, ये 1:3 दे रखा है। ध्यान से समझना, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे आपके। अब आपसे बोला गया है AE और EC, AE और EC ये आपको दे रखा है 3:5, ये आपको कितना दे रखा है? 3:5, ठीक है। अब मुझे समझाना और आप भी समझना, इन छोटी छोटी चीजों को हम क्लियर करेंगे। सर कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या तरीका हो सकता है? अब चुपचाप देखो, आप पहली बार में नहीं समझ में आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, पहली बार में नहीं समझ में आ जाएगा सबको। अभी सब लोग सामने देखो। अब हमेशा क्या देखना होता है? एक जंक्शन पॉइंट। बात को समझ रहे हैं? क्या देखना होता है? एक जंक्शन पॉइंट देखना होता है। वेयर इज जंक्शन पॉइंट? जहां पर आपकी दो लाइंस आपस में मिल रही हो और जिनके आपको रेशोस पता हो, दैट इज द जंक्शन पॉइंट इज देयर, है ना। यहां पर आपका जंक्शन पॉइंट है ना, तो आप हमेशा यही काम करें कि जो ये जंक्शन पॉइंट है, तो यहां पर जो वेट होगा, वो क्या होगा? 3 होगा। टेल मी, यहां पर जो वेट होगा ये 3 होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और यहां पर जो वेट होगा, यहां पर इस वाली लाइन का वेट क्या होगा? 1 होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि कोई भी जंक्शन पॉइंट होता है ना, उस पे जो भी वेट आ रहे हो उनको मल्टीप्लाई करके रख दो,
3:3 आ गया। मेरी बात यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? कैसे बता रहा हूं आपको, आगे आने वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे सबको, ऐसा बात नहीं है नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर सर आपने एक, यहां पर होता वैसे कितना होता, एक ही तो होता, इसका तो 1 होता और इसका 3 होता। तो यहां पर मैंने इन जो भी जंक्शन पॉइंट हो ना 3 × 1 कर लिया, जो भी आए उसको 3 × 1 कर लो, मतलब जो भी आता है उसको गुणा कर लो। यहां 3 × 1 आ गया, यानी कि अब यहां 3 होना चाहिए। अब यहां 3 होना चाहिए तो इसका मतलब ये भी 3 होना चाहिए और ये भी 3 गुना होना चाहिए। बोलो, क्योंकि जब ये 3 गुना होगा, क्योंकि रेशो तो 1:3 था ना, तो ये 3 रेशो होगा तो ये 9 रेशो होगा, और ये 9 होगा तो ये 9 यहां होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक एक चीज को समझते जाओ, एक एक चीज को समझते जाओ, दिमाग मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ यार। जो समझा रहा हूं वो समझो कि उल्टा हो जाता है रेशो। मैंने बोला था ना, अभी जस्ट बताया तो है। अगर आप वेट के बारे में देख रहे हो, अगर आप वेट देख रहे हो तो यहां 5 रेशो है तो ये वेट 5 यहां आ जाएगा। बैलेंसिंग बताई तो थी अभी भाई, अभी तो बताई थी। बिल्कुल सही आंसर आया है 9 मोर का, 12 5 और 8 9 ठीक है। तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं है ना आपको, कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि ये हो गया 3 और 9। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया देखो, बिल्कुल सही कहा सर, यानी कि इसके बीच में वजन कितना हो जाएगा, 12 हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। कोई दिक्कत आ रहा है? कोई टेंशन नहीं है। यहां 9 हो रहा है, यहां 3 हो रहा है, होगा भी ना रेशो भाई। 9 3 यहां, 3 9 यहां है तो 9 3 यहां होगा। बिल्कुल ठीक है, ये वाली लाइन तो पूरी सेट कर दी मैंने, ये वाली लाइन तो पूरी सेट कर चुका हूं। अब आगे चलता हूं आगे वाली कहानी की तरफ। आगे वाली कहानी क्या कह रही है कि सर ये 3 उठ के यहां आया तो यानी कि ये 5 तो डायरेक्टली यहां जाएगा, क्योंकि 3 ही तो आया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 5 यहां चला गया। हमें क्या निकालना है? एओ और ओडी निकालना है। तो यानी कि ये एओ यहां होगा ना, ओ पॉइंट कहां होगा? यहां होगा, ओ पॉइंट यहां होगा। अब क्या निकालना है आपको? एओ और ओडी। आप लोग मुझे बता दो, सभी लोग मुझे बता दो कि ये 12 है और ये 5 है, तो ए और ओडी का रेशो कितना हो जाएगा? 12:5। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? ये आपने रेशो निकाल लिया डायरेक्टली, कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर हुआ? अब अगर मैं आगे बात करता हूं कि मुझे क्या निकालना है, बीओ और ओई, बीओ और ओई निकालना है, तो कैसे निकालूंगा बताओ? सर ये आपका 9 है तो ये क्या हो जाएगा? अरे बता दो यार, ऐसे क्या नाटक करते हो तुम? ये क्या हो जाएगा? ये इन दोनों का सम 3 और 5 8, बीच में जब जोड़ होता है ना तो यहां 8 आ जाएगा और ये 9 इधर चला जाएगा अनुपात। तो वही बीओ और ओई 8:9। अरे मजा आया क्या? समझ में आई क्या चीज? जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ क्या? जल्दी से बताओ, लाइक करके बताओ। कंसेप्ट नहीं समझ में आया परेशान क्यों होते हो? परेशान होना मना है, आप बस लाइक करते रहो। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए रिपीट किया जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया जाएगा, लेकिन परेशान होना मना है। ठीक है मेरे दोस्तों? तो कोई समस्या, कोई दिक्कत? सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? कोई जंक्शन पॉइंट मिल जाए और मेरा सहारा लग जाए, जैसे तैसे भी मेरा सहारा लग जाए, जंक्शन पॉइंट मिल जाए बस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते थे आप, ठीक है ना? तो अब फिर से की बात छोड़ो, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करके बताओ, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि एक बार समझ में आ गया ना तो ये अच्छा कंसेप्ट है, तो एक बार ट्राई करो। ये एग्जाम में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, सीजीएल पूछता है, और आए चाहे नहीं आए लेकिन काम का है। ये क्वेश्चन आपके सामने है और दिमाग लगाना, ऐसा नहीं कि गड़बड़ कर दो, गड़बड़ नहीं करनी है ना, गड़बड़ नहीं करनी है। तो मैं बताऊंगा, आप ट्राई करो एक बार।
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ए बी सी में डी ई एफ बी सी सी ए और ए बी पर इस प्रकार स्थित हैं। त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ बी सी सी ए और ए बी सी सी ए और ए बी पर ये क्या है, डी ई एफ है। तो मैं बोल देता हूं ये डी है, ये ई है और ये एफ है, जिसमें बी डी और सी डी आपको दे रखा है 3:4। मैंने कहा ठीक है। और सी ई और सी ए पूरा है, ध्यान रखना, सी ए आपका 2 है तो ये 7 हो जाएगा। तो ये सबसे पहली गलती की होगी बहुत सारे स्टूडेंट ने, आपको ये निकालना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिएगा, ये 3:4 है, ये 3:4 है। जंक्शन कहाँ है, जंक्शन कहाँ है, जंक्शन पॉइंट को खोजो। मैंने देखा ये रहा जंक्शन, ये रहा जंक्शन, ठीक है, ये जंक्शन है। अब इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, ये 7 इधर आता, इधर ही तो आता वेट, और इसका 3 इधर आता, भाई ये वाला रेशो इधर वेट आता और ये वाला 7 इधर आता, तो यानी कि यहां 21 है, ठीक है, 21 है। तो यहां मैंने मान लिया कि लेट सपोज आपका वेट कितना है, 21 है टोटल। अब ये 21 है ना, तो यानी कि ये 21 होना चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इसको 7 से गुणा करो, इस रेशो को भी 7 से गुणा करो, यानी कि इधर कितना हो जाएगा भैया, 28 हो जाएगा। नीचे वाली चीज बैलेंस हो गई क्या, 28 और 21 कितना होता है, 28 और 21 बीच में आपका आ जाएगा, कितना होता है निकाल लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, नहीं पड़ता। अब मैं कह रहा हूं कि सर आपने बैलेंस तो कर लिया, ठीक है, यानी कि ये 7 यहां जो आ रहा है वो यहां 3 से भी तो गुणा होगा, यानी कि यहां पर ये कितना होगा, 3 से गुणा होगा, क्योंकि यहां 21 आया है ना। 21 कहां से आया भाई, मैंने बैलेंस तो की थी क्या जंक्शन पॉइंट पर। तो मुझे बताओ ये यहां पर 6 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको पूछा है ए एफ और एफ बी, ए एफ और एफ बी, तो ये 28 यहां आ जाएगा और 6 यहां आ जाएगा। तो क्या पूछा गया, ए एफ 28:6, 14:3। समझ में आ गया क्या, अरे मजा आ गया क्या, बता दो यार, ऐसे मत किया करो, आपके इसी समझाने के लिए तो मैं बैठा रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आपको। इनसे तो कोई मतलब ही नहीं था ना, आपको तो इससे मतलब था। क्लियर हुआ क्या, समझ में आई बात, समझ में आई। हाँ, एक स्टूडेंट कह रहा है कुलदीप, ये सुनते तो है नहीं बातों को, 7 नहीं सर 9 है। अरे भाई ये सी ए दे रखा है 9, सी ए पूरा है, ये अगर 2 रेशो है तो ये 7 होगा ना, दिमाग लगाओ। तो क्लियर हुआ, मजा आया, ठीक है, चलिएगा। तो ये चीज़ है, आप पहली बार सीख रहे हो और मैं पहली बार अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतनी लंबी ज्योमेट्री मैंने आज तक नहीं पढ़ाई आपको। तो मज़ा तो आता है जब हम बहुत सारी लर्निंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, चलो इसको भी करके बताओ, इसको भी करके बताओ। करके बताओ कैसे होगा, फिर आगे करेंगे बातें। इसके आगे एक क्वेश्चन और देता हूँ, 1-2 आपके पड़े हैं मेरे पास, है ना। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, तो देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर एडी माध्यिका है। अब एडी माध्यिका है तो समझ जाओ, जबकि भुजा एसी पर एक बिंदु ई है जो बी को एडी को बिंदु ओ पर काटता है और ए और ओडी दे रखा है। ठीक है भैया, यानी कि यहां पर एक ट्राइंगल है, यहां पर एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में पहली चीज तो बोल दी ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है। यहां पर आपकी क्या बोल दी, माध्यिका है। ये डी आपकी क्या है, एक माध्यिका है। मैंने कहा ठीक है, माध्यिका है तो मुझे समझ में तुरंत आ गया कि सर ये 1:1 तो यहां से पैदा हो गया। लो ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब एक बोला है बीई, ई ए सी पर एक बिंदु बीई है, लेकिन ये माध्यिका नहीं है, ध्यान रखना, ई आपकी माध्यिका नहीं है। ठीक है,
क्योंकि ये बोला गया है कि एडी को ओ पर काटता है, ये ओ पर काटता है, और ये दे रखा है आपको 4:5। जंक्शन किधर है? वेयर इज जंक्शन? जंक्शन कौन से पॉइंट पर है? जंक्शन आपका है डी पॉइंट पर। और देख लो आप भाई, आपकी इच्छा है, मैं तो आपको कंसेप्ट बता सकता हूं। तो यहां पर आपका ये जंक्शन हो गया। अब इस जंक्शन की बात मैं करूं तो इस जंक्शन पर दोनों का वजन है 2 और इस भाई का वजन है 4। तो या तो मैं एलसीएम ले लूं या फिर मैं डायरेक्टली गुणा कर लूं। आपको मैं डायरेक्टली गुणा करूंगा, क्यों? क्योंकि फिर फंस जाओगे आप कि सर एलसीएम कैसे ले लिया। यहां पर ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं डायरेक्टली गुणा करता हूं। इसका वजन 4 और आ जाएगा यहां पर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 4 दूनी 8 हो गया? कोई दिक्कत? 8 आ गया, 8। अरे कोई दिक्कत? ये 4 का वजन इधर आएगा और इन दोनों का 2 इधर आएगा, 8 हो गया। अब 8 है तो ये क्या होगा? ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये रेशो भी 4-4 हो जाएंगे। बराबर है, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये 4 था तो ये कितना हो जाएगा? 8 था, और ये जो 5 था ये 10 हो जाएगा, यानी कि ये 10 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है? अब आपसे पूछा गया एई और ईसी। तो मुझे बताओ ये 10 और 4 14 नहीं हो जाएगा क्या? और आंसर तो वैसे ही आ गया, 14 की जरूरत ही नहीं है। 4 इधर और 10 इधर, 2:5 आंसर आ गया। 2:5, ऑप्शन नंबर बी, 2:5 विल बी योर आंसर। ठीक है, जंक्शन दिखा ना आपको? ये 4 इधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो आंसर तो वैसे ही आ गया। मैं और आपसे एक रेशो और पूछ लेता हूं। लो मुझे बताओ भैया, एक रेशो और बताओ मुझे बताओ अभी BO और OE का रेशो बताओ। BO और OE का रेशो बताओ। SP चौधरी पढ़ लो, खुशबू रानी। BO और OE का रेशो। तो BO और OE का रेशो कितना हो जाएगा? कि सर यहां तो 14 था और यहां पर 4 है, और आप देख सकते हैं ये मीटिंग पॉइंट है ना, मीटिंग पॉइंट। ये देख लो बैलेंस कितना है, कितना अच्छा बैलेंस है। 14 और 4 18, और 10 और 8 18, तो यहां बीच में 18, ये देख लो, बड़ी बात है, ये बैलेंस हो गया। यानी कि आप रेशो निकालना चाहें तो रेशो निकाल सकते हो। ये आ जाएगा 7:2, 14 और 4 का रेशो, तो ये आ जाएगा आपका 7:2। 4 को 2-2 में भी बांट सकते थे आप, 4 को लेते तो। वैसे तो मैंने मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट बताया, तो मल्टीप्लाई वाला याद रखो। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को करो। ये CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, CGL प्री 2016। करो इस क्वेश्चन को। करके बताओ। और अच्छा लग रहा है भाई, लाइक करते रहो, क्योंकि जो डेली नहीं आते हैं, जो रेगुलर नहीं आए क्लास में, शुरू से नहीं है, तो उनको कैसे समझ में आएगा? उसके लिए आपको दोबारा देखना पड़ेगा सब चीज़। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है भैया आपके सामने, वो माध्यिका है, AO और OD दे रखा है। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, जिससे कि मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बता सकूँ पूरा। AO और OD दे रखा है 5:4, CO और OF दे रखा है 3:2। बस अब इसको मैं बड़ा कर देता हूं। देखो सब लोग सामने देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करना। मुझे क्या दे रखा है? A और OD, यानी कि ये दे रखा है मेरे को 5:4। ठीक है, मेरे को दे रखा है CO और OF, CO और OF ये दे रखा है मेरे को 3:2। ठीक है, 5:4 दे रखा है, 3:2 दे रखा है। ठीक है, चलिए चलिए तो क्या बोला गया है? ठीक है ना, 2:3 दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और हमसे क्या पूछा गया है? अभी चला है, ठीक
हमसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? हमसे क्या पूछा गया है? BO और OE पूछा गया है। PO और OE निकालो, ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, बिल्कुल सही नहीं है आंसर। एक बार देख लेते हैं कि क्या आपका सही आंसर आ रहा है और क्या आपने गलत किया है। मुझे आप बताओ कि जंक्शन कहाँ है यहाँ पर? जंक्शन कहाँ है? जंक्शन कहाँ है? किधर है जंक्शन? आप बताओ, बता दो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यही जंक्शन है? बिल्कुल सही बात है। इस पे कितना वजन है? 3 और 2 5 और 5 और 4 9, यानी कि इस जंक्शन का मैं टोटल वेट मान लेता हूँ 9 × 5। मैंने पहले ही बोला था यार, एक कंसेप्ट को पकड़ो बस, और उस कंसेप्ट पे आपको सारे क्वेश्चन सिखा दूंगा मैं। 45 हो गया। इस पे वजन कितना? 3 और 2 5, 5 तो यहाँ है, और 5 और 4 9, और दोनों जो जंक्शन होता है उस पर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक एक चीज समझो अब। तो यहाँ कितना हो गया? 9 पड़म 45 हो गया। अब ये 45 है ना, यहाँ पर 45 है। तो आप मुझे बताइए कि 9 रेशो बराबर अगर 45 है तो 1 रेशो बराबर 5, यानी कि यहाँ ये 25 होगा और यहाँ ये 20 होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि ये वाला उधर चला जाएगा और ये 25 डी पर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की बात करता हूं। आगे की अगर बात करूं तो सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर कैसे? कि 5 रेशो बराबर 45 है तो 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 9, यानी कि यहां कितना होगा? 9 × 27 और 9 दूनी 18, 45 आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है बीचों बीच, यानी कि जो ये 27 है वो इधर चला जाएगा और 18 इधर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर जब समस्या ही नहीं है तो टेंशन किस बात की लेते हो आप लोग? तो जैसे कि आपको पता है कि यहां क्या हो जाएगा, जब वो 18 है, बीच में 25 है, तो ये कितना हो जाएगा? 7, और ये कितना हो जाएगा? फिर ये 18 है, ये 20 है, तो ये बीच में ई कितना हो जाएगा? 38। बीच में नहीं, मतलब जहां भी पॉइंट है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 38 ये है, रेशो 7। तो आपका जो आंसर होगा वो 38 रेशो 7 होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी दिया हुआ है ना? ये रहा। ठीक है, तो ये आपका आंसर था और मैंने आपको करके बता दिया इसके थ्रू, इसके माध्यम से। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसा सेट करना है। 45 ढूंढो, 45 कहाँ है? ये रहा, यहाँ रख दो, बस अपने आप हो जाएगा। देखना, ये देखो, ये होता है तरीका। तो आराम से आप इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, मज़ा आया? क्वेश्चन में मज़ा आया? चलो अच्छी बात है। तो आज आपने कुछ नया सीखा, बहुत अच्छी बात है। तो अब होमवर्क ले लें, ये भी अच्छी बात है। तो होमवर्क नोट करो। ये होमवर्क का आपका अगला क्वेश्चन है, ये करके लाने भैया, है ना? ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ करना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये मास पॉइंट से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से करने, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो 6 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। साथ के साथ 3:30 बजे वाली क्लास में आपको आना है, 12:30 बजे वाली क्लास में आपको आना है, जिसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूं। तो भैया देखो, बेस्ट से बेस्ट आपको चीजें दी जा रही हैं। अब आपको समझना है बस कि आप रेगुलर आओगे तो कितना आपका खुद का, आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है ना, तो हाँ, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करते रहिए, है ना? क्योंकि मैं क्वालिटी कंटेंट पे बिलीव कर रहा हूँ, ना कि ऐसे कि भाई चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं है ना। जो भी आप पढ़ रहे हो तो सर्वश्रेष्ठ पढ़ रहे हो, और जो रेगुलर हैं वही सफलता लेंगे। भाई देखो, आने जाने वाली चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है लाइफ में, कि कोई चली जाए, कोई आ जाए, तो कोई पता नहीं। वैल्यू जिस चीज़ की होती है जो स्थायी है आपके पास, जो आपके पास हमेशा के लिए रहने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमेशा देखो मोटिवेटेड रहो। आप में से कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर हम किस तरह से अपनी ग्रोथ करें, अपनी स्पीड बढ़ाएं, एक्यूरेसी बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है आपको पता है कि आपकी कमियां किधर हैं, आप कहाँ इंप्रूव करना चाहते हो। तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने सेशन खत्म कर दिए, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ 12:30 बजे, लेकिन आप पढ़ने वाला हो। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, आओ उसमें 3:30 बजे आओ, मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन आना पड़ेगा ना यार। मतलब अगर भूख लगी है तो खाना खुद चलकर नहीं आएगा, खाना खाने जाना पड़ेगा।
हाथ को उठाना पड़ेगा, मुंह में निवाला डालना होगा। तो ये सारी चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं। हमें पता है कि सफलता कैसे ली जा सकती है, लेकिन फिर भी हमारे पास हजारों बहाने हैं उस सफलता को ना लेने के। ये आप भली भांति समझते हैं कि हमें पता है कि हमें सक्सेस कैसे मिलेगी, हमारा सही पाथ क्या है, और हमें लेकिन उन चीजों से ज्यादा मतलब हो जाता है कि सर एग्जाम कब होगा, सर हम कैसे तैयारी करें। ये कोई तरीके नहीं होते हैं लाइफ में। लाइफ में अगर आपको सही बनना है और सही अपने आप को प्रूव करना है तो सही तरीके से मेहनत करो और सही तरीके से उस मेहनत को आप अपना सदुपयोग में लो। क्योंकि आपको पता है मेहनत तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन सही मेहनत, सही परीक्षा ईमानदारी से अगर दोगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। आपको नहीं मिलेगा कि आप ये सोचने लगो कि यार कहीं मैं रह ना जाऊं। सर डीआरडीओ की 1 मंथ के लिए ले सकता हूं क्या? बिल्कुल लो। मैं तो ये कह रहा हूं कि डीआरडीओ का जैसा कोर्स मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो शायद ही मैंने इतने कम समय में कोई मैथ पढ़ा रहा हूँगा। तो डेफिनेटली आप उस कोर्स को लो, अच्छे से लो। ठीक है ना? ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं अच्छे से लाइक करके जाइएगा। और साथ के साथ मेरा बूस्टर भी आ रहा है, रेलवे के लिए मेरा बूस्टर भी आ रहा है। तो आप मैथ का 12 तारीख से ज्वाइन कर सकते हो, रीजनिंग का 7 तारीख से, और टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, सारी चीजें मिल जाएंगी सिर्फ एक कोड के माध्यम से, वाईफाई एनटीपीसी। रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर 6 महीने का आपको ले लेना है, वाईफाई एनटीपीसी लगाना है कोड, और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों? और वाईफाई एनटीपीसी सारे रेलवे के कोर्सेस, चाहे वो अंकित सर की क्लास हो, चाहे वो क्या कहते हैं भुवनेश सर की क्लास हो, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, मैथ की क्लास हो, आपको सारी क्लासेस मिल जाने वाली हैं, है ना? और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अब आपको ये कहते हो सर 3:30 बजे वाली पीडीएफ नहीं मिलती। 3:30 बजे वाली पीडीएफ आपको एसएससी सेक्शन में मिलेगी, है ना? एसएससी सेक्शन में मिलेगी और वाईफाई स्टडी ऐप पर मिलेगी। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाया करो, है ना? वाईफाई स्टडी अगर फिर भी समस्या आती है तो मैं टेलीग्राम पर भी डाल दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो आप मेरे से जुड़े रहिए। कल मिलेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री के ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको टेस्ट कराने वाला हूं। आज आपका टेस्ट भी है, ठीक है? आज आप टेस्ट देना भी मत भूलना, टेस्ट भी देना है। तो मेरी तरफ से जो भी बेहतर हो पा रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।